Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh and today we discuss about AIDS. AIDS काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट में लिखा था कि सर आप मुझे एड्स डिस्क्राइब करें। तो एड्स इम्पॉर्टेंट तो है ही है एग्ज़ाम के लिए, 12th में भी है इसका। तो आज इस वीडियो के थ्रू आप सीखेंगे कि एड्स कैसे डेवलप होता है और कुछ डिफरेंट तरीके से मैं पैथोलॉजी इसका बताने वाला हूँ। तो अगर आपको एड्स अच्छे तरह से समझना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे एंड तक देखते रहें ताकि आपको पूरा एक अच्छा कंसेप्ट डेवलप हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एड्स। तो आइए देखते हैं। द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम से ही पता चल रहा है, एक्वायर्ड का मतलब होता है कि हमने कहीं से डिजीज़ को एक्वायर्ड किया है, लिया है। इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो उसकी डेफिशिएंसी हो गई है। टी सेल, बी सेल, जो भी इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसे सेल्स, उनकी डेफिशिएंसी हो गई है। इसलिए हमारी इम्यूनिटी डिक्लाइन हो गई है। अगर हमारी इम्यूनिटी डिक्लाइन हो जाती है, तो हम रोगों से लड़ नहीं पाएंगे, हम पैथोजन से फाइट नहीं कर पाएंगे। आवर बॉडी इज़ अनेबल टू फाइट विद पैथोजन, दैट इज़ कॉल्ड इम्यून डिफिशिएंसी। एंड द सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम। जब हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाएगा तो हमें बहुत सारी बीमारी हो जाएगी, बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाएगा, फंजाई डिजीज़ हो जाएगा, वायरल डिजीज़ हो जाएगा और उनके अलग अलग सिम्टम नज़र आएंगे। मान लीजिए कि कोई मेरे अंदर बैक्टीरिया आ जाएगा अंदर, तो वो मुझे डिजीज़ करेगा तो उसके सिम्टम अलग होंगे। वायरस अगर आ जाएगा मेरे अंदर तो वो डिजीज़ करेगा तो उसके सिम्टम अलग होंगे। फंजाई अगर आ जाएगा तो वो डिजीज़ करेगा तो उसके सिम्टम अलग होंगे। तो दे हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पैथोजन। Therefore this is called group of symptoms. And the AIDS was first reported in 1981 एंड इट क्रॉस द स्पीसीज बैरियर। मतलब क्या होता है कि हर डिजीज़ जो होता है ये पर्टिकुलर होता है। मीन्स कि अगर मान लीजिए कि कोई कैटल्स में डिजीज़ होता है तो वो ह्यूमन बींग में उसका अकरेंस काफ़ी कम होता है। जैसे हम एंथ्रेक्स की बात करें तो ह्यूमन में थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू कैटल्स। ऐसी जो एड्स था, इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन मंकी, but how it that's cross the species barrier and come into the human being, ये किसी को अभी तक पता नहीं है। therefore this cross the species barrier और right now काफ़ी मिलियन ऑफ लोग इससे मरते हैं हर साल और हर जगह ये काफ़ी कॉमन है, इंक्लूडिंग द इंडिया में भी। हम जब आप MBBS करेंगे तो इसके बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है। तो इसमें एक स्टेट होता है जो साउथ के एरिया होते हैं, और दे आर कंसिडर द हाई रेट ऑफ एड्स, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो उसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है ये डिजीज़। हालांकि पैन इंडिया हर जगह इंडिया में कॉमन है, वेस्ट बंगाल में कॉमन है, हर जगह कॉमन है वैसे तो काफ़ी मिलियन अब लोग की डेथ होती है इससे। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ HIV का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये जो वायरस मेन कॉजेटिव एजेंट है एड्स का, वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो इसके ऊपर एक ऐसा कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, आउटर जो कवरिंग होता है, दे आर कॉल्ड GP120। दैट इज़ GP मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन 120, ये प्रोटीन का बना होता है। देन हम ग्रीन वाला देखते हैं लेयर, दिस इज़ कॉल्ड प्रोटीन 17। तो प्रोटीन 17 से बना होता है पूरा जो HIV वायरस है, मोस्टली ये प्रोटीनियस कैप्सूल होता है। एंड दिस ब्लैक वन, दिस इज़ कॉल्ड P72, ये भी प्रोटीन है। P24 एक कैप्सिड होता है जो जेनेटिक मटेरियल को कवर करता है। एंड दिस रेड वन इज़ कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल कौन है? सिंगल स्ट्रैंड RNA, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। और उस सिंगल स्ट्रैंड RNA के ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। हम बाद में इसका फंक्शन देखेंगे कि क्या काम करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस HIV में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये जो HIV का वायरस है हाईली म्यूटेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए इसके अगेंस्ट हम अभी तक वैक्सीन क्रिएट नहीं कर पाए हैं। और इन फ्यूचर काफ़ी रिसर्च चलता है इसके वैक्सीन बनाने के लिए। तो तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस दैट इज HIV हैज़ अ प्रोटीन कोट एंड अ जेनेटिक मटेरियल विच इज डबल स्ट्रैंड RNA। तो अभी हमने देखा है कि वो सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, डबल स्ट्रैंड RNA नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। डबल स्ट्रैंड DNA तो होता ही नहीं है। सिंगल स्ट्रैंड DNA नहीं, सिंगल स्ट्रैंड भी नहीं होता है, तो सिंगल स्ट्रैंड RNA। तो आप समझ सकते हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें।
अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, और मैंने इस तरह इस सारे वीडियो को अपने बनाए हैं ताकि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं, सपोज़ 1 महीना बच गए हैं या जो भी दिन बच गए हैं, तो आप इस वीडियो के थ्रू रिवाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कैंसर अभी पीछे अपलोड किया था, तो आप कैंसर को अगर आपको रिवाइज़ करना है तो आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, और उससे आपको क्वेश्चन के थ्रू भी रिवाइज़ में कराता हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन भी पुट करता हूँ ताकि कंसेप्ट के साथ आप क्वेश्चन भी कवर अप हो जाए। तो आइए देखते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में सबसे पहले है सेक्सुअल कंटैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उससे अगर सेक्सुअली कंटैक्ट कोई नॉर्मल पर्सन हो जाता है तो नॉर्मल पर्सन को भी HIV और एड्स हो सकता है। हम देखेंगे HIV और एड्स में क्या डिफरेंस है इस वीडियो के थ्रू। सेकेंड है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर मान लीजिए कि ब्लड में या ब्लड के प्रोडक्ट में कुछ HIV के वायरस हैं और उसे मैंने किसी नॉर्मल ह्यूमन बींग में ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, तो उसे भी, नॉर्मल ह्यूमन बींग को भी HIV होने का खतरा रहेगा और उसे हो जाएगा। बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र। मतलब क्या हुआ कि सपोज़ कि जो ड्रग्स लेते हैं तो ग्रुप में ड्रग्स लेते हैं, ऐसे इनका ग्रुप बन जाता है, 4-5 का ग्रुप रहता है, और एक निडल लेते हैं वो। सपोज़ एक मान लीजिए पेंसिल एक निडल है, तो जैसे सबसे पहले ने क्या किया, एक अपना ड्रग लिया अपने हाथ में इंट्रामस्कुलर, फिर उसी निडल से किसी दूसरे ने लिया, फिर तीसरे ने लिया। मान लीजिए एक थर्ड पर्सन को HIV है, तो ये तो दो तो बच गए। अगर मान लीजिए वन टाइम इन्होंने ड्रग लिया, तो जैसे इसने लिया और ड्रग जैसे इसने लिया और इसने लिया, तो इन तीनों को HIV होने का खतरा रहेगा। तो बाय द शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल्स एज इन केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र, इसलिए जो ड्रग अब्यूज़र होते हैं वो दे आर वेरी प्रोन टू बी दैट इज़ एड्स। एंड द फोर्थ वन, इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा से भी ट्रांसफ़र हो जाएगा HIV का वायरस और बच्चों में चला जाएगा। तो जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसे भी HIV होने का खतरा रहेगा। इसे हम रोक सकते हैं। जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है, हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं ताकि ट्रांसमिशन को रोक सकें। और बहुत सारा चाइल्ड बर्थ के टाइम में भी हम करते हैं कि नॉर्मल उसे वजाइनल डिलीवरी नहीं कराते हैं, सिजेरियन सेक्शन करते हैं। बहुत सारा प्रोटोकॉल है, आप MBBS करेंगे, गायनी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एंड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, और इसमें एनाल सेक्स जो होता है उससे काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है HIV के इन्फेक्शन को, क्योंकि एनाल के जो स्पिंचर रहते हैं और म्यूकोसा रहता है, दे कैन बी रप्चर्ड ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। और रप्चर होगा तो ब्लीडिंग होगा तो ब्लड में ही इसके पैथोजन होते हैं। जब मोड ऑफ इन्फेक्शन जो होता है मेनली फ्लूइड के कांटेक्ट से होता है। द मोड ऑफ इन्फेक्शन इज मेनली फ्लूइड कांटेक्ट। द फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ द ब्लड, सीरम, सलाइवा, स्पर्म। तो इवन ओरल सेक्स में प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। सो इसमें फ्लूइड में आ जाएगा हमारा ब्लड आएगा, सलाइवा आ जाएगा, स्पर्म आएगा, सीरम आ जाएगा, सब चीज़ यही आते हैं। तो उनसे अगर ये सारे प्रोडक्ट किसी नॉर्मल पर्सन से इसका वो कांटेक्ट होता है तो देयर इज ए चांसेस ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। सो तो पूछते हैं कि बताओ कि इन सब में से सबसे ज़्यादा जो होता है, सबसे ज़्यादा किस वजह से होता है, तो सबसे जो ज़्यादा होता है 90% लोगों में ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। क्यों ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है? क्योंकि बहुत सारे थैलेसीमिक पेशेंट होते हैं, सिकल सेल एनीमिक पेशेंट होते हैं, तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें रिपीट फॉर्म में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, तो उन लोगों में HIV का खतरा बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं कि HIV का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे होता है। तो जहाँ जहाँ मैं पेंसिल लेके जाऊँगा वहीं आपको ध्यान देना है, तब आप समझ पाएंगे कि HIV कैसे स्प्रेड होता है। तो सपोज़ दिस इज़ HIV वायरस, और ये HIV वायरस ह्यूमन बींग मैंने थोड़ा सा बनाया है, ये ह्यूमन बींग में एंटर होता है। आपको पता ही चल गया होगा कि ह्यूमन बींग में कैसे एंटर होता है, बाय द शेयरिंग ऑफ फ्लूइड लाइक ब्लड, स्पर्म, दैट वजाइनल डिस्चार्ज, ये सब चीज़ से, और जो मैंने पीछे डिस्कस किया था उससे कैसे भी वो अंदर हमारे बॉडी में आता है। तो जैसे हमारे बॉडी में आता है तो हमारे ये टारगेट सेल, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि HIV का टारगेट सेल कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है CD4 पॉजिटिव T हेल्पर सेल, पहला टारगेट सेल होता है CD4 पॉजिटिव T हेल्पर सेल। फिर दूसरा होता है हमारा मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स भी होता है। तो आखिर ये क्यों टारगेट सेल होता है? क्योंकि अगर हम CD4
पॉजिटिव टी सेल पे देखेंगे तो ये जो रेड कलर का मैंने ऐसे वाई शेप स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज़ कॉल्ड CCR5 प्रोटीन रिसेप्टर। जो ये CCR5 प्रोटीन रिसेप्टर जो होते हैं ये सिर्फ HIV को पहचानते हैं और HIV को अपने पास बुला लेंगे। तो ये ग्रीन का कलर का है, ये HIV वायरस है, ये HIV है, वो इस रिसेप्टर से आके अटैच हो गया। क्यों यहीं पे अटैच हुआ? क्योंकि ये जो रिसेप्टर है CCR5, ये 3 जो मैंने टारगेट सेल लिखे हैं इसी सेल पे प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही बॉडी में कहीं पे भी बॉडी में आए तो ये सीधा वहीं पे आ जाएंगे, क्योंकि रिसेप्टर इन्हें अट्रैक्ट कर लेगा और सारे रिसेप्टर से आके कंबाइन हो जाएंगे। इस कंबाइन होने के बाद क्या होगा कि ये रिसेप्टर के बाद ये रिसेप्टर डिग्रेड होगा और जो HIV वायरस है इस सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। तो ये रिसेप्टर जो होता है CCR5, ये भी आपको ध्यान रखना है। टारगेट सेल कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रखना है। तो जैसे ही जो HIV का वायरस है हमारी इसमें एंटर होता है सेल में, टारगेट सेल में, फिर क्या होगा कि 2 से 3 महीने तक, 2 to 3 मंथ तक ये जो हमारा HIV वायरस है इसके अंदर प्रोलिफरेट करेगा। प्रोलिफरेट मीन्स इसका नंबर इंक्रीज होता रहेगा। एक है अभी तो एक से बहुत सारे 7, 8, 10 हो जाएंगे, तो दैट इज़ प्रोलिफरेशन ऑफ HIV इनटू द टारगेट सेल, चाहे वो मैक्रोफेजेस हो या T हेल्पर सेल हो। फिर क्या होगा, कुछ समय बाद दे स्टॉप प्रोलिफरेशन ऑफ HIV फॉर 1 to 2 ईयर। 1 या 2 साल के लिए इसका प्रोलिफरेशन स्टॉप हो जाएगा। अब फिर से प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है, बट अब फिर से प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है, इसका कोई एक फिक्स मैकेनिज्म नहीं है कि हाउ द लाइक स्टॉप दैट स्टार्ट प्रोलिफरेशन ऑफ HIV वायरस। बट ऐसा समझा जाता है कि उसी टाइम 1 से 2 साल के अंदर अंदर अगर कोई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी जो TB कॉज करता है, ये पैथोजन अगर उस इंडिविजुअल के अंदर आता है, अगर मान लीजिए ये इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल में 1 से 2 साल के अंदर अंदर कोई TB का पैथोजन अगर आता है, TB का बैक्टीरिया अगर अंदर आता है, तो जो रुका हुआ प्रोलिफरेशन है फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो द स्टार्ट प्रोलिफरेशन इनसाइड द T हेल्पर सेल एंड डिस्ट्रॉय ऑल द T हेल्पर सेल। 1 से 2 साल तक पूरे T सेल को ये खराब कर देंगे, पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड आफ्टर द सम टाइम द स्टेट इज कॉल्ड HIV पॉजिटिव। तो देखिए HIV पॉजिटिव में क्या होता है कि थोड़ी बहुत इम्यूनिटी अभी बची हुई है, पूरी की पूरी इम्यूनिटी डिक्लाइन नहीं हुई है। जबकि एड्स में क्या होता है कि पूरा का पूरा इम्यूनिटी हमारा डिक्लाइन हो जाता है। फिर 2 या 3-4 महीने के बाद वो एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। एड्स हम तभी बोलते हैं तब T4 जो है, T4 हेल्पर सेल का काउंट लेस देन 200 सेल पर माइक्रोलीटर हो। ये थोड़ा हम लोगों के एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम में भी पूछेंगे ये कि कब हम एड्स बोलेंगे, तो जब हमारा T हेल्पर सेल या CD4 काउंट जो है लेस देन 200 सेल्स पर माइक्रोलीटर हो, तभी हम उसे एड्स बोलेंगे। एंड द टोटल इम्यूनिटी डिक्लाइंड और डिक्रीजेस हो जाएगा। दैट इज दिस स्टेज इज कॉल्ड एड्स। तो इस साइकिल से आप समझ पाए होंगे कि कैसे लाइफ साइकिल होता है। आप ये देख पाएंगे कि जो लाइफ साइकिल है काफ़ी लॉन्ग है। यहाँ आप देखेंगे 2 to 3 मंथ है, यहाँ 1 to 2 ईयर है, वहाँ 1 to 2 ईयर है, फिर यहाँ भी 1-2 उधर। तो मतलब टोटल अप्रॉक्स अगर लगा लिया जाए तो करीब 5 to 6 ईयर तक इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो 5 से 6 साल के बाद इसके सिम्टम आने स्टार्ट होंगे, मतलब यहीं पे 4 से 5 साल के बाद सिम्टम आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कि अभी 2017 में इन्फेक्शन हुआ है तो 17 हुआ था, तो 2021 के बाद जाके सिम्टम इसके आएंगे। तो ये काफ़ी एसिम्टमेटिक होता है, इसलिए जो इसके पेशेंट होते हैं ऐसे ही मस्ती करते हैं, कोई उन्हें पता नहीं चलता है। जब इसके सिम्टम आते हैं तब मतलब कि हम बचा ही नहीं सकते। हालांकि कोई भी स्टेज में अगर हम डायग्नोस कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं, लाइफ को जस्ट प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। हम बाद में इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए और देखते हैं कि कैसे HIV वायरस और का लाइफ साइकिल है जो हमारे NCERT के बुक में डिस्क्राइब है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिस इज़ अ रेट्रो वायरस बिकॉज HIV वायरस इज़ एग्जांपल ऑफ रेट्रो वायरस। इसके ऊपर जो ये ब्लैक कलर का है ये कैप्सिड है, प्रोटीन कैप्सूल है। सो दिस वायरस इन्फेक्ट द नॉर्मल सेल। ये जो मैंने बनाया है ये नॉर्मल सेल है, एनिमल सेल है। तो सबसे पहले जाके एनिमल सेल पे अटैच होता है और जो ग्रीन कलर का वो वायरल RNA है। सो दिस वायरल RNA इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द सेल। और इसके ऊपर मैंने डायग्राम में बनाया था दे हैव अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो इसके ऊपर जो ऐसे मैंने बनाया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम।
सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से दिस वायरल आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू द वायरल डीएनए. दैट्स व्हाई द आरएनए that's why the HIV virus is called retrovirus. It is example of retrovirus. Why it is called retrovirus? Because the viral RNA can be converted into the viral DNA in the presence of reverse transcriptase enzyme. तो जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू वायरल आरएनए वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो गया एंड दिस डीएनए इज फाइनली द इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट जीनोम. ये एनिमल सेल है तो इसका न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, उसके साथ ये मिक्स हो जाएगा. कैसे मिक्स होता है? तो होता क्या है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेज. सो इंटीग्रेज क्या करता है, इस ऐसे काटेगा, सबसे पहले इसे कट करेगा और यहाँ पे ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ये वायरल आने में ज्वाइन हो जाएगा. सो दिस इंटीग्रेज हैविंग द कट द वायरल दैट इज एनिमल डीएनए एंड ज्वाइन इट, और सबको ही इन्फेक्टेड कर देगा और इससे नए नए न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस होंगे. इस सबको आरएनए कन्वर्ट कर देगा और न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस हो गया ऐसे बहुत सारे, और फिर इनमें कैप्सूल का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ये सेल तो काफ़ी डेड हो ही चुका है. अब दूसरे सेल को, ये जो नए नए रेट्रोवायरस हैं, दूसरे जो टारगेट सेल हैं इनके, उनको सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे. तो आइए इसके सिम्टम्स देखते हैं. तो सिम्टम इसके दो होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अर्ली सिम्टम एंड लेट सिम्टम. अर्ली सिम्टम जो कि 2 या 3 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लू लाइक इलनेस. फ्लू लाइक इलनेस होगा, जैसे हमें नॉर्मल फीवर वगैरह होता है वैसे इस टाइप का सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे. एंड द फीवर, बॉल्ट ऑफ फीवर होना स्टार्ट होगा, डायरिया और वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा. और ये सिम्टम काफ़ी परसिस्ट रहेगा तो दे कन्वर्ट इन टू द लेट सिम्टम. लेट सिम्टम में जितने भी हमारे लिम्फ नोड होंगे बॉडी के, सारे इनलार्ज हो जाएंगे. एंड द परसिस्टेंट जेनराइल लिम्फेडेनोपैथी, सारे के सारे लिम्फ नोड पूरा इनलार्ज हो जाएंगे. और ट्यूमर हो जाएगा. ट्यूमर बहुत कॉमन है. ट्यूमर अगर मेल को एड्स होता है तो दैट टेस्टिकुलर ट्यूमर आर मोर कॉमन. एंड अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, ये बहुत ही कॉमन है, खासकर फंजाई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और वायरल. फंजाई बहुत कॉमन होता है. जो डेथ होता है एड्स का, इस अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन के वजह से ही होता है. क्यों? क्योंकि ये सारे इन्फेक्शन आएंगे और यही क्योंकि इम्यूनिटी तो डिक्लाइन है ही है, तो ईजिली ये सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे और इनके इन्फेक्शन से ही डेथ हो जाती है. तो जो एड्स के पेशेंट होते हैं लास्ट स्टेज में, बड़े उनका जो अपीयरेंस होता है बहुत डरावना सा हो जाता है, देखने में डर लगता है. मैंने अपने हॉस्पिटल में देखे हैं पेशेंट इसके. तो ये सारे लेट सिम्टम है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. हम जस्ट लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं. अगर मान लो कि कोई HIV का पेशेंट 1 साल के अंदर अंदर मरने वाला है तो उसे खींच खाच के 1 साल तक और लेके जा सकते हैं. इसके ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं. इसका प्रॉपर क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है. तो आइए डायग्नोसिस देखते हैं. तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें हम CD4 काउंट देख सकते हैं कि 200 से कम है, ज़्यादा है, इसका काउंट नॉर्मल से कितना कम है. वेस्टर्न ब्लॉट बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है और आज के टाइम में ये मतलब कि सबसे ज़्यादा किया जाता है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एड्स. एलिसा है. एलिसा इज एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. एंड PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. जीन एक्सपर्ट भी हम यूज़ करते हैं. तो ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिससे हम टेस्ट से पता लगा पाएंगे कि उसे एड्स है या नहीं है. चलिए आइए देखते हैं प्रिवेंशन कैसे करें. प्रिवेंशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी नो दैट एड्स हैज़ नो क्योर. सो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन. सो हमें क्या करना चाहिए कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए. तो इनमें क्या होता है कि NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं, ये सारे मिलके लोगों को अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए ताकि हमें एड्स ना हो. ठीक है. दे स्टार्ट नंबर ऑफ प्रोग्राम्स. द WHO स्टार्टेड द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द एड्स, दैट इज़ एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम भी है, जिसमें हम उस प्रोग्राम के थ्रू पूरा रूरल एरिया, अर्बन एरिया और जो रेड लाइट जोन है वहाँ पे लोगों को अवेयर करना होता है कि हमें ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए जिससे एड्स ना हो. और स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड इज़ इम्पॉर्टेंट. जब भी हमें ब्लड हम डोनेट करते हैं तो ब्लड बैंक के जाने के पहले उसे स्क्रीन किया जाता है कि उसमें HIV के पैथोजन तो नहीं है. एंड आफ्टर स्क्रीनिंग दे फिर ट्रांसफ्यूज़ हम करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि 90% जो एड्स के कारण है ये ब्लड के ही थ्रू होता है. एंड डिस्पोजेबल नीडल्स, हम नीडल अगर एक पेशेंट को नीडल देते हैं तो उस नीडल को तोड़ के फेंक देना चाहिए, डिस्पोजेबल कर देना चाहिए. एंड हमें सेपरेट नीडल यूज़ करना चाहिए. सेफ सेक्स,
जब भी हम सेक्स करना है मल्टीपल, मतलब पहले तो अवॉइड सेक्स with the known partner and multiple partner, and during the sex the always use the condom. Therefore this organization distribute a free of condom to the red light area and other people which is concerned for that, and regular checkup, जिस जो भी इस एरिया के लोग हैं उन्हें रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है ताकि हम अर्ली स्टेज में इसे डायग्नोस करें और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। तो आइए देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। देखिए ट्रीटमेंट जो होता है जस्ट इट प्रोलॉन्ग द लाइफ स्पैन फॉर द 1 or 2 ईयर, उसके अलावा कुछ ज़्यादा इसका कुछ यूज़ नहीं है। दे आर कॉल्ड एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंड दिस एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज़ कॉल्ड जिडोविडीन, टेनोवीर एंड रेटालग्रावीर। ये सारे जो हैं HIV के लिए यूज़ होते हैं। और जो मदर से चाइल्ड में जो इन्फेक्शन होता है मदर से चाइल्ड में, उसे हम एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी देते हैं सारे। और जो भी बच्चा होगा उसे बोतल फीडिंग को प्रमोट करेंगे और ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप करेंगे। और जो भी मदर होगी बर्थ के टाइम हमें सीजेरियन सेक्शन करना होता है, नॉर्मल डिलीवरी को हम रोकेंगे। तो ये सारे ट्रीटमेंट हैं हमारे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है HIV दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग T हेल्पर सेल, एकदम बिल्कुल सही है। थ्रोम्बोसाइट, बी लिम्फोसाइट और लिकोसाइट पे का असर नहीं करता। और ये रिसेंट ईयर का क्वेश्चन AIPMT और नीट में पूछा गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजली शो सिम्टम ऑफ एड्स। जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया कि सिम्टम कब अपीयर होगा, विद इन 15 days ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल नहीं, वो तो 1 से 5 साल के बाद सिम्टम आते हैं। When the infected retrovirus enter into the host cell, ये तो बिगनिंग स्टेज है, ये भी नहीं होगा। When HIV damages the large number of helper T lymphocyte, बिल्कुल ये सही है, जब पूरे के पूरे हमारे T lymphocytes बिल्कुल डैमेज हो जाएंगे तब जाके सिम्टम आएगा। I mean the retroviral DNA is produced, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये आंसर C सही है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट रहूं, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप एक लिंक देख सकते हैं। उस लिंक को उस लिंक में एक बुक है, मैंने डाला हुआ बुक है। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन से बुक को हम प्रेफर करें, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में 30 डे प्लान बताया था। तो उस बुक को आप परचेज़ कर लें और उस बुक को थॉरली हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लें। तो आई एम श्योर कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाएगा। बट सिलेक्शन सिर्फ बुक करने से ही नहीं होगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने पूरे साल में कितने अच्छे से पढ़ाई किया है। मैंने लास्ट मोमेंट पे ट्राई है कि आप जो नीट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को कर लें। तो इस डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक है वो उस बुक को आप परचेज़ कर लें अमेजोन से, और उस बुक को लेके आएँ। और 1 अप्रैल से सारे क्वेश्चन को हर पेपर वाइज को उसमें है, हर पेपर को क्वेश्चन करें, और आई एम श्योर कि आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक यू सो मच।